Hello everyone, today we are going to talk about types of diet and special feeding method. As we all know, our body needs nutrients जो कि हम different food materials के through जो अपनी daily diet के through हम खाते हैं उससे मिल जाता है. Let's have an overview of nutrients. There are 6 nutrients which are essential for us: protein, fat, carbohydrate, vitamin, minerals and water. Water is also included in the nutrients. ठीक है, प्रोटीन होता है आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल. हमारे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जितने मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं. साथ ही बॉडी में जितना वेयर एंड टियर होता है वो प्रोटीन से ही होता है. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. फैट होता है आपका बॉडी को एनर्जी देता है. बेसिकली फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी देते हैं. साथ ही फैट क्या करता है, जितने फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है बॉडी की. प्लस जितने वाइटल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड एक कुशन तैयार करता है जिससे उन सॉफ्ट ऑर्गन्स को कोई इंजरी ना हो जल्दी से. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है प्लस एनर्जी को स्टोर कराता है, आगे यूज़ हो सके ताकि वो एनर्जी किस फॉर्म में. हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो लास्ट फॉर्म उसकी ग्लूकोज होती है. ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है. अब वही कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है और इन फ्यूचर यूज़ होती है बॉडी को. फॉर एग्जांपल फास्टिंग स्टेट है तो फिर वो ग्लाइकोजन वापस से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाएगा और हमें एनर्जी देगा. सो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है प्लस एनर्जी को स्टोर कराता है बॉडी में. फिर वाइटामिन एंड मिनरल्स आते हैं. ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देते हैं. एंड वाटर होता है हमारा ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए और ब्लड का जो फ्लो है उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए. देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो लेक्चर. सो फॉर नाउ लेट्स बैक टू द टाइप्स ऑफ डाइट. टाइप्स ऑफ डाइट्स जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज़ थेरेपेटिक डाइट. अब नॉर्मल तो हमें पता है कि हम न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं थ्रू माउथ, उसके बाद उनका डाइजेशन हो जाता है. बट व्हाट अबाउट द डिजीज़ कंडीशन. उस कंडीशन में तो पेशेंट खा ही नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फूड एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू प्रिवेंट और ट्रीट एनी डिजीज़ कंडीशन. यानी डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जब आप डाइट का यूज़ कर रहे हैं इस प्रोपोर्शन में या इस तरीके से कि उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ में हेल्प हो या वो डिज़ीज़ ठीक हो जाए, तो आप उसे थेरेपेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. प्रैक्टिस को किसके थ्रू किया जाएगा, डाइट के थ्रू किया जाएगा. तो जो पेशेंट्स के लिए डाइट प्रिपेयर की जाती है स्पेशल नॉर्मल डाइट को मॉडिफाई करके, दैट इज़ नोन एज थेरेपेटिक डाइट. ठीक है, अब ये कुछ स्टेप्स देख सकते हैं आप. डाइट प्लान करेंगे, फिर उस डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे एज़ पर द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ पेशेंट और उसकी इलनेस के बेस पर. फिर उसके बाद रिमूविंग एंड एडिंग सम फूड. अगर उसको किसी खास न्यूट्रिएंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम डेफिशिएंसी वो फेस कर रहा है, तो आप उसको कैल्शियम रिच फूड देंगे. किसी की एनीमिक कंडीशन है, एनीमिया उसको हो गया है, तो उसकी डाइट में आयरन वाले फूड मटेरियल ज़्यादा दिए जाएंगे. सेम इन द चेंज कैलोरी कंटेंट. कैलोरी भी डिपेंड करती है डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल किसी को फीवर हो गया है तो मेटाबॉलिज्म एकदम से बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम कैलोरी वाले फूड ज़्यादा देंगे. साथ ही अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है उसमें भी कैलोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तब भी आप कैलोरी का अमाउंट बढ़ा देंगे. ऑन दी अदर हैंड अगर किसी को का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है किसी डिज़ीज़ की वजह से या इलनेस की वजह से, तो हम उसके डाइट में से कैलोरी कम कर देते हैं. फिर बात आती है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बल्क. बल्क क्या होता है, बल्क इज़ फाइबर. फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बोल्स. बोल्स क्या होते हैं, आपके इंटेस्टाइन होते हैं. इंटेस्टाइन की एक्टिविटी और मूवमेंट को बढ़ाने के लिए फाइबर डाइट में ज़्यादा दिया जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है. बिकॉज आपके जितने भी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, दैट मीन्स कि आपके इंटेस्टाइन स्लो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट स्लो है, तो उस टाइम पे आपको फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए. नॉर्मली भी वी शुड हैव होल व्हीट फ्लावर इन प्लेस ऑफ रिफाइंड फ्लावर, क्योंकि होल व्हीट फ्लावर में ज़्यादा फाइबर का अमाउंट होता है. और अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो गया है या डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, अब ऑलरेडी बोल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट में है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, जो बल्क है यानी फाइबर का अमाउंट डाइट में से घटा लेना होता है.
फिर आपका आ जाता है एलर्जिक फूड। ये देखते हैं कि पेशेंट को किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, इफ़ येस तो हम उसमें से उसको हटा देंगे, और अगर आपको ये लगा कि किसी सर्टेन फूड की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसमें ऐड कराएंगे। फिर बात आती है कंसिस्टेंसी की, कि पेशेंट की जो डाइट है, जो उसको फूड मटेरियल देना है, वो सॉलिड फॉर्म में देना है, लिक्विड फॉर्म में देना है, क्लियर लिक्विड फॉर्म में देना है, किस फॉर्म में देना है, सॉफ्ट या हार्ड, कैसा भी, वो डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पे। जब ये सारी चीज़ें आप प्लान कर लेते हैं तो एक डाइट फिर अच्छे से प्लान कर पाते हैं पेशेंट के लिए। अब क्यों दी जाती है थेरेपेटिक डाइट? क्योंकि हमें पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो ऑप्टिमम बना के रखना है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, उसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में कोई है उसे करेक्ट करना है, साथ ही उसकी जो डिजीज़ कंडीशन है उसको जल्दी से रिकवर हमें करना है। दैट्स वाई वी शुड यूज़ थेरेपेटिक डाइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डाइट पे। पहले देख लेते हैं सॉफ्ट डाइट। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनको माउथ में प्रॉब्लम हो, या जिनका एक तरह से बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट की, रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, तो सॉफ्ट चीज़ें दी जाती हैं जिनको डाइजेस्ट कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। खिचड़ी और पॉरेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट डाइट में आएंगी। सेकंड आता है आपका लिक्विड डाइट। नाम से पता चल रहा है लिक्विड फॉर्म में होगा। 2 टाइप का हो सकता है, विच इज़ क्लियर लिक्विड एंड फुल लिक्विड। क्लियर लिक्विड क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। एक तरह से ट्रिक हो सकती है याद रखने की, जितने भी जैसे फ्रूट जूसेस होते हैं, हर्बल टी होती है, वेजिटेबल ब्रॉथ, सीरियल ब्रॉथ, ये सारे आपके फुल लिक्विड डाइट में आते हैं। फिर आपका क्लियर लिक्विड डाइट में आते हैं। फुल लिक्विड डाइट ओपेक होती है, हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे मिल्क शेक, बनाना शेक या मैश पोटैटोज़, है ना, ये सारी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में तो हैं बट दीज आर नॉट ट्रांसपेरेंट एज क्लियर लिक्विड डाइट। फिर आपका आता है ब्लेंड डाइट। ये दी जाती है उन पेशेंट को जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, नाउ व्हाट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट? माउथ से लेके आपका एनस तक का पार्ट, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो जिनको वो वाली प्रॉब्लम होती है जीआई ट्रैक्ट की, उन्हें ब्लेंड डाइट दी जाती है। ये मैकेनिकली प्रिपेयर्ड होती है, इसमें कुछ सर्टेन वाइटामिन्स और मिनरल्स का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो इंजरी हुई है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उसको हील किया जा सके। फॉर एग्जांपल किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर इज़ द इन्फ्लामेशन और इंजरी इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, तो उस कंडीशन में ब्लेंड डाइट दी जाती है। और यस ऑफ कोर्स ये होती है डिस्फेगिया डाइट। जिन पेशेंट को स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो स्वेलो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल डाइट प्रिपेयर की जाती है विच इज़ डिस्फेगिया डाइट, जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती और जो फीडिंग है उनकी बॉडी में इंजेस्ट करा दी जाती है। ओके, दीज आर दी टाइप्स ऑफ डाइट। नाउ लेट्स मूव टू स्पेशल फीडिंग मेथड। जब जो पेशेंट है वो थ्रू माउथ नहीं खा सकता है अपने आप से, तो बट उसकी बॉडी को तो नीड है न्यूट्रिएंट्स की, उस टाइम पे तो भूखा तो नहीं रख सकते, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी कंडीशन, तो कुछ स्पेशल फीडिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं पेशेंट्स की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एंटर कराने के लिए। 2 टाइप का स्पेशल फीडिंग मेथड होता है विच इज़ एंटेरल। एंटेरल को ट्यूब फीडिंग भी बोलते हैं। सेकेंड इज़ पेरेंटेरल विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रावीनस फीडिंग। पहले ट्यूब फीडिंग देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द ट्यूब्स। तो जो फीडिंग होगी वो ट्यूब के थ्रू बॉडी में इंसर्ट बॉडी में डाली जाएगी फीडिंग। ये टाइप्स हैं ट्यूब फीडिंग के। फर्स्ट वन इज़ नेजोगैस्ट्रिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेजो मीन्स नोज़, तो नोज़ से इंसर्ट कराई जाएगी ट्यूब थ्रू दी स्टमक। गैस्ट्रिक जो वर्ड है यूज़ किया होता है आपके स्टमक के लिए। स्टमक को गट भी बोलते हैं, GUT गट से बना है, गटलर विच इज़ पेटू, ठीक है। तो नोज़ से जब ट्यूब इंसर्ट करा के स्टमक तक लाई जाती है, दिस इज़ नोन एज नेजोगैस्ट्रिक। अब पता कैसे चलेगा कि वो ट्यूब आपकी स्टमक तक पहुंच गई है? देयर आर अ फ्यू वेज टू डिटेक्ट कि ट्यूब पहुंच गई है नहीं। फर्स्ट वन इज़ एक्सरे करेंगे, इससे पता चल जाएगा। सेकेंड वन इज़ डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे नोज़ ट्यूब में सिरिंज रखते हैं और जो गैस्ट्रिक जूस होता है इस सिरिंज के थ्रू से पुल करते हैं। अगर वो सिरिंज में आ जाता है गैस्ट्रिक जूस, दैट मीन्स कि पहुंच गई है ट्यूब स्टमक तक, ठीक है, और फिर वो फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक और प्रैक्टिस होती है, प्रोसीजर होता है एक और, विच इज़ एंडोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, ट्यूब के एक एंड पर, फर्स्ट एंड पे कैमरा फिट होता है
जिससे कि दिखता रहता है बॉडी के अंदर ट्यूब कहाँ तक गई है या आगे किस तरफ को ट्यूब को मूव कराना है उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। तो ये एंडोस्कोपी होता है। इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं टू वेरीफाई कि ट्यूब सही जगह पे है, सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। देन कम्स द ओरोगैस्ट्रिक, ओरो मीन्स माउथ। सेम प्रोसीजर है, नेज़ो में नोज से डाला जाता था, ओरो में माउथ से डालेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, ट्यूब लेंगे, उसे डिसइंफेक्टेंट कराएंगे, उसको ल्यूब्रिकेट करेंगे और इंसर्ट कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर और ट्रेंड जितनी भी नर्सेज होती हैं वही ये काम करती हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कंडीशन भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंजरी भी होने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ही केयरफुल रह के कराना पड़ता है। देन ओरो एंटेरिक, ओरो का मतलब तो भी बताया था, माउथ होता है। फिर एंटेरिक मीन इंटेस्टाइन, तो माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक जो ट्यूब डाली जाएगी वो कहलाएगी आपकी ओरो एंटेरिक ट्यूब फीडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्यूब फीडिंग इतने सारे टाइप की क्यों है, अगर ट्यूब से ही देना है तो चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। देखो इंटेस्टाइन आपका स्टमक के बाद वाला होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होना होता है। अगर इंटेस्टाइन के ऊपर वाला जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है इंटेस्टाइन के ऊपर वाले, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो हम ओरो एंटेरिक डालेंगे। अगर आपका माउथ और ईज़ोफेगस में प्रॉब्लम है तो हम ओरोगैस्ट्रिक डालेंगे। ठीक है, तो जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर वाले पार्ट में नहीं डालते हैं, सिर्फ उसी पार्ट में लगा देते हैं ताकि ऊपर वाले पार्ट को काम नहीं करना पड़े। दिस इज़ ओरो एंटेरिक। देन गैस्ट्रोस्टोमी, इसमें क्या करते हैं, आपका जो अब्डोमिनल एरिया होता है, अब्डोमिनल एरिया यानी जो पेट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन यानी कट लगाएंगे और फिर आपके स्टमक में उस ट्यूब को इंसर्ट करा देंगे। दिस इज़ नोन एज गैस्ट्रोस्टोमी। सेम उसी तरह जेजुनोस्टोमी होती है। व्हाट इज़ जेजुनम? जेजुनम इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जब जेजुनम वाले पार्ट में आप इंसिजन लगाएंगे और उसमें ट्यूब इंसर्ट करा देंगे, इट विल बी नोन एज जेजुनोस्टोमी। ऑलराइट, ये था आपका इंटेरल या ट्यूब फीडिंग। नाउ लेट्स मूव टू पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, जो कि 2 टाइप का होता है, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन एंड पार्शियल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन में हम यूज़ करते हैं बॉडी की सेंट्रल या फिर लार्जर वीन्स। ठीक है, और इसमें यूज़ करते हैं पार्शियल में हम बॉडी की स्मॉलर या पेरिफेरल वीन्स। सेंट्रल या लार्जर वीन्स क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो पेशेंट है वो पूरी तरह से सिर्फ टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करता है, वो किसी और सोर्स से थ्रू माउथ या कैसे भी अपनी फीडिंग नहीं करा सकता है। उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह इसी पे डिपेंड करता है। इसी पे डिपेंड करता है तो जो फार्मूला उसकी बॉडी में डालेंगे उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। अगर हम स्मॉलर वीन्स यूज़ कर लेंगे तो वो रप्चर हो जाएंगी, होल्ड नहीं कर पाएंगी उसकी कंसिस्टेंसी को। दैट्स वाई वी यूज़ सेंट्रल और लार्जर वीन्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ वेरिकोसा वीन। वेरिकोसा वीन कहाँ पे होती है? नेक में होती है, विच इज़ सेंट्रल वीन। आप वेरिकोसा वीन की जगह चेस्ट की वीन, बस लार्जर वीन लेनी है, सेंट्रल वीन लेनी है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन में। ऑन दी अदर हैंड पेरिफेरल वीन्स कौन सी होती हैं? आपके हैंड की और लेग्स की जो वीन्स होती हैं उन्हें पेरिफेरल वीन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ वीना एमरोसिस। दिस इज़ द वीन ऑफ हैंड। हैंड में भी रिंग फिंगर तक जाती है ये, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द वीन ऑफ लव एज वेल। एग्ज़ाम में मत लिखना इसको, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। तो इस तरह से होता है ट्यूब फीडिंग एंड पेरेंटेरल इंट्रावीनस फीडिंग। आई होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी और क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन इन द बिलो कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर as soon as possible. Thank you.